ओके, तो आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को जो है ट्राई किया होगा खुद से सॉल्व करने का। और अगर ट्राई नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, तो कम से कम उसके बाद एक बार ट्राई कर लेना, फिर हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में, इफ़ द वर्टिसेस पी क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर रैशनल पॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑलवेज रैशनल पॉइंट्स। तो पी क्यू आर जो है रैशनल पॉइंट्स हैं, तो ये सब का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो सेंट्रोइड में क्या आता है, बस x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री है ना, y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। तो अगर x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये सारे रैशनल हैं, तो सेंट्रोइड जो है वो तो रैशनल होगा ही। ठीक है। अब इन सेंटर वाले में क्या था कि a टाइम्स x1 प्लस बी टाइम्स एक्स टू प्लस सी टाइम्स एक्स थ्री, ये सब ए बी सी साइड लेंथ आ रहा था, तो साइड लेंथ कोई एक इरेशनल हो गया, तो फिर हो सकता है कि इरेशनल हो जाए, है ना। फिर ऑर्थो सेंटर में टैन वाला टर्म्स था। ठीक है, तो वहाँ पर भी इरेशनलिटी आ सकता है। सर्कम सेंटर वाले में साइन वाला टर्म था, तो वहाँ से आ सकता है इरेशनलिटी। तो सेंट्रोइड जो होगा वो बस इसका आंसर होगा। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो हिंट ये है। और फिर उसके बाद मान लो ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, अ ट्राइंगल हैज़ x at 1 2, और फिर मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट आर -1 1 एंड 2 3। तो इसमें वर्टेक्स दिया गया है, फिर मिड पॉइंट दिया गया है, तो फिर तीनों मतलब बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये मतलब ये एक वर्टेक्स दिया गया है, मान लो 1 2, ठीक है, फिर ये मिड पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है, -1 1। तो जैसे ही ये मिड पॉइंट मेरे को पता चल गया, तो ये साइड का कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल जाएगा, है ना। जैसे अगर मैं इसको मान लो कि x कॉमा वाई बोलता हूँ, तो x प्लस वन बाई टू शुड बी इक्वल टू दिस, तो वहाँ से x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ का मिड पॉइंट दिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर बस सेंट्रोइड बोला है, तो तीनों का सम लेके डिवाइड बाई थ्री, ठीक है, वो कर दोगे तो सेंट्रोइड आराम से आ जाएगा। फिर ऑर्थो सेंटर पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इस केस में क्या करना होगा कि जैसे एक ये हो गया वर्टेक्स आपका 0 0, ठीक है, फिर एक ये 4 0 यहाँ पर है, फिर उसके बाद 3 4 मान लो कहीं पर है, ठीक है, 3 4 जो भी। तो ये ट्रायंगल वगैरह बना के फिर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, एक साइड के ऊपर एल्टीट्यूड डालो, ठीक है। तो वो सब अभी हम लोग देखेंगे, उस टाइप से जो हम लोग कर सकते हैं। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी मैं बस हिंट दे रहा हूँ, तो कम से कम इतना लेके फिर से एक बार ट्राई करो। इसमें क्या बोल रहा है ये ट्राइंगल में कि ये तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, और फिर द पॉइंट आर इनसाइड द ट्राइंगल ओ पी क्यू इज सच दैट द ट्राइंगल्स दिस आर ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, तो जैसे ये बोल दिया गया है, तो इसमें बस क्या पूछ रहा है कि ये ट्राइंगल है मेरा, मान लो ओ पी क्यू, ठीक है, और फिर आर एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो बस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो बस ये इसमें इनडायरेक्टली बोला गया है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालो, मतलब डायरेक्टली ये नहीं बोला गया कि सेंट्रॉइड निकालो, लेकिन ये प्रॉपर्टी के थ्रू आपको समझना है कि ये जो है ये सेंट्रॉइड है। ठीक है, अब ये 2007 एडवांस्ड का क्वेश्चन था। अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, अब जब मैं एग्जैक्टली सेम बोलता हूँ, तो ये नहीं कि सारा का सारा नंबर सेम उठ के आ जाएगा, मतलब एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे जो है जेई मेंस 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसमें भी वही चीज़ बोला है कि ए बी सी हमारे ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ट्रायंगल हो गया, और इसके बीच में कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी मान लो, तो इसके बीच में कोई एक पॉइंट है पी, ठीक है, जो कि इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, तो बस तो ये इधर ज्वाइन करो, और फिर पी क्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, वेर क्यू इज दिस पॉइंट, तो बस पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि पी सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड का निकाल लोगे और फिर इससे जो है डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं जब भी बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि इसका सोल्यूशन रट लिया, मतलब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, है ना। तो जैसे ही कॉन्सेप्ट समझोगे, तो कॉन्सेप्ट जो है ऑब्वियसली वो रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो सबका सोल्यूशन एक बार फॉर्मली देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें यही था कि अगर ये सारे वर्टिसेस रैशनल पॉइंट्स है, तो कौन सा रैशनल होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेंट्रॉइड में सीधा इस टाइप से आता है, तो अगर ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो सेंट्रॉइड जो है वो भी रैशनल होना चाहिए। और इन सेंटर में जैसे हमने बोला कि साइड लेंथ आ जाता है, सरकम ऑर्थो सेंटर में टैन वाला टर्म आ जाता है, सरकम सेंटर में साइन वाला टर्म आ जाता है, तो उसके कारण जो है इरेशनलिटी आ सकता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये वाले का भी डिस्कस किया, यहाँ पर डिटेल में जो है आप लोग सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया था कि वर्टेक्स हम लोग को दिया गया है 1 2, फिर ये मान लो कि यहाँ का मिड पॉइंट मेरे को दिया गया है,
है ना, -1,1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ का जो भी मिड पॉइंट है तो वो मान लो कि -1,1, तो आराम से x1 आ जाएगा, x1+1/2 इज इक्वल टू -1, y1+2/2 इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से x1 y1 आ जाएगा। फिर सिमिलरली ये मिड पॉइंट पता है तो x2 y2 आ जाएगा। तो फिर तीनों का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, तो सेंट्रॉइड निकालना है, तो बस x1 मतलब ये 1+x1+x2/3 है ना, सबका वैल्यू डाल दो, y कोऑर्डिनेट्स का सारा का वैल्यू लेके यहाँ पर निकाल दो, तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये जो ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पर एक जो है ये 0 0, ठीक है। फिर एक मान लो ये 4 0, फिर एक ये 3,4 मान लो यहाँ पर कहीं पर है, तो ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा कि एल्टीट्यूड्स पर लाई करेगा, है ना। तो मान लो कि मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया नीचे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर है, तो अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 3 है, तो उसका मतलब क्या है कि 3,4 हम लोग जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या जाएंगे कि 3, समथिंग, है ना। तो एक ये एल्टीट्यूड हो गया, और एक मान लो कि यहाँ से हम लोग इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, तो ये तो दोनों के इंटरसेक्शन पर लाई करेगा, है ना। तो ये लाइन जो है, तो इस पर मतलब यहाँ पर क्या है, x=3, है ना। तो 3,4 ये है, तो ये जो है 3, होगा, है ना। तो अब बस, अब इसके बाद क्या यूज़ करना है कि जैसे ये जो लाइन है ए बी, इसका स्लोप मेरे को पता है ना, y2-y1/x2-x1, तो इसका स्लोप मेरे को पता है। फिर ये जो लाइन है मेरा ओ पी, इसका स्लोप मेरे को पता है y-0/3-0, तो ये और ये परपेंडिकुलर होगा, तो m1 × m2 इज इक्वल टू -1, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस उसको यूज़ कर दिया, तो y कोऑर्डिनेट वहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सोल्यूशन। फिर ये जैसे मैंने बोला कि ये 3 पॉइंट्स हैं ओ पी क्यू, ठीक है। फिर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ओ पी क्यू आर इनसाइड ऐसा है कि ओ पी आर, मतलब कि ओ पी आर, फिर पी क्यू आर, और फिर ओ क्यू आर आर ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। तो फिर ये हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये सेंट्रॉइड हो गया, तो बस ये सबका सम लेके डिवाइड बाय 3 कर दो, तो यहाँ पर सेंट्रॉइड आ जाएगा। और एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये 2020 का क्वेश्चन, कि ये तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, और फिर P जो है अंदर में ऐसा है ताकि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो P जो है सेंट्रॉइड है, तो यहाँ से सेंट्रॉइड निकाल लो, सेंट्रॉइड जैसे निकल गया, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के यहाँ से जो है इसका डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी करते हो, तो उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, ठीक है। तो नंबर्स चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो उसी में से पूछा जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन को फॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते, तो अभी तक जितना भी देखा था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब ऑर्थो सेंटर ये सब सारे चीज़ पर, तो वो सब सारा जानना ज़रूरी है। और अब जो है हम लोग स्ट्रेट लाइंस को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जब भी हम लोग कहते हैं, तो इसका जब भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन लिखने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी कर्व का हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स उस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो भी पॉइंट्स जो वो कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही है, ठीक है। अगर मतलब कर्व का मतलब ये नहीं कि पूरा टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन भी है तो उसको भी हम लोग कर्व कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जितने भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब लेफ्ट, मतलब वैल्यू डालने पर जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, और जितने भी पॉइंट्स उस स्ट्रेट लाइन के बाहर हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का जब भी इक्वेशन हम लोग को दिखेगा, तो वो हमेशा जो है लीनियर रहेगा एक्स वाई में, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या है कि जो भी टर्म्स रहेंगे वो हमारे उसमें x रहेगा, या फिर y रहेगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस टाइप का चीज़ आपको नहीं दिखेगा, x² y² xy ये सब आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि इस टाइप का इक्वेशन है xy+2x+3y = 4, तो इसमें xy साथ में आ गया, तो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर x² + y² + 2x + 3y = 4, तो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो जो भी इस टाइप का आएगा, मतलब कुछ भी कांस्टेंट ax + by + c = 0, जो भी इस टाइप का आएगा लीनियर इक्वेशन, तो इसको जो है हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लें, जैसे x - 3 = 0,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ये b ज़ीरो हो जाए, y का कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उसके सारे के x कोऑर्डिनेट जो हैं वो थ्री रहेंगे, है ना। तो जैसे ये 3,0 हो गया, ये 3,1, 3,2, 3,3 जो भी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर क्या है, सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर लाई कर रहे हैं वो सबका x कोऑर्डिनेट जो है वो थ्री है ना। तो इसका हम लोग इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू थ्री। अब ऐसे ही मान लो y माइनस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ये लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे का y कोऑर्डिनेट जो है सेवन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ये लाइन खींचूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि 0,7 y इज इक्वल टू सेवन। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 0,7 है ना, फिर 1,7, 2,7, 3,7, 4,7, -1,7 एंड सो ऑन। तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स लाई कर रहा है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट जो है उसका 7 है ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। अब ऐसे ही मान लो कि मैंने ये लाइन लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए जो हमेशा अगर दो पॉइंट मैंने बता दिया कि ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन, तो वो वैसा जो स्ट्रेट लाइन होगा वो फिर लाइन जो है वो फिक्स हो गया, है ना। बस यही लाइन ऐसा करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बस एक पॉइंट बताऊं, ठीक है, कि मान लो ये पॉइंट है, इससे जो है स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। ठीक है, तो इससे तो इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइन्स पास कर सकते हैं। मान लो कि एक ये स्ट्रेट लाइन हो गया, एक ये दूसरा स्ट्रेट लाइन हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने दो पॉइंट्स बोल दिया कि एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, तो इससे पास करने वाला जो स्ट्रेट लाइन हो गया वो हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, तो जैसे ये दिया हुआ है तो मैं कोई भी दो पॉइंट निकाल लूँगा। ठीक है, तो पॉइंट्स निकालने के लिए आसान कौन सा रहता है, मान लो कि x को मैंने ज़ीरो डाल दिया तो y क्या आएगा, 4। तो 1.0,4 हो गया। y को मान लो मैंने ज़ीरो डाल दिया तो x क्या आ जाएगा, 2। तो 2,0। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो बस ये दोनों पॉइंट को जोड़ के स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड कर दो, तो ये जो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो उस टाइप से जो है हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो कि 1 अगर मैं लेता हूँ तो इसका क्या आना चाहिए कि अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो y क्या आना चाहिए, y 2 आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ तो 2 + 2 4, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि इसके ऊपर लाई कर रहा है ना। अगर मैं मान लो कुछ दूसरा पॉइंट ले लूँ, मान लो कि 2,5 ले लूँ। ठीक है, तो अगर मैं 2,5 यहाँ पर डालता हूँ तो क्या होगा, 4 + 5 9, तो 9 इक्वल टू 4 ये आ जाएगा, है ना। तो ये तो नहीं है, तो फिर ये पॉइंट मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, तो ये पॉइंट जो है ये लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखो, है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। सोचो ये कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ज़ीरो, है ना। 1,0, 2,0, 3,0, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सिमिलरली मान लो कि मैं वाई एक्सिस का बोल दूँ, इसका इक्वेशन लिखो, तो इसके ऊपर क्या है, जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो वो ज़ीरो है, 0,1, 0,2 सो वन। ठीक है, 0,-1, तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। फिर मान लो किसी ने बोल दिया कि राइट, मतलब कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के, और फिर वो जो है पास कर रहा है कोई एक पॉइंट से, बोल दिया। ठीक है, और ये इसका कोऑर्डिनेट मान लो दे दिया 1,0। ठीक है, अब जैसे ही 1,0 ये पता चल गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं तो वो 1, कुछ होगा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट सारे का 1 होगा, तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेट लाइन में समझने का वो होता है स्लोप। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल अपने डेली लाइफ से आपको बताया है कि स्लोप जो है, अगर आपने कभी ट्रैकिंग वगैरह पर आप लोग गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये मैंने नेपाल में कालिंचोक भगवती का पहाड़ है, तो हम लोग पूरा फैमिली उसके ऊपर चढ़े थे। तो उसमें ये जो आपको दिख रहा है हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टीप है ना। स्टीप का मतलब क्या, जैसे हम लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं तो अगर इधर गिरेंगे तो सीधा नीचे गिरेंगे, है ना। तो स्लोप काफ़ी स्टीप है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ से फील ले सकते हो स्लोप का। फिर अब जैसे ये मैं गया था घूमने ऋषिकेश हरिद्वार, तो वहाँ पर ये है कि
मनसा देवी का मंदिर है यहाँ पर ऊपर में पहाड़ के ऊपर, तो या तो आप पैदल चल के जाओ ऊपर, है ना, या फिर यहाँ पर इस टाइप का केबल कार बना रहता है। ठीक है, अब ये केबल कार का अगर डिज़ाइन आपको करना है एज अ मैथमेटिशियन, मान लो वहाँ पर आपको बताना है कि कितने एंगल पर आपको रखना है, क्या स्लोप होना चाहिए, तब फिर वहाँ पर स्लोप फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, कितने एंगल पर रखना है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब स्टीप कर दिया तो उसका उसमें क्या होगा कि आपको बहुत पावर लगेगा एकदम वर्टिकल ऊपर ले जाने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे ऐसा कर दिया तब फिर बहुत दिक्कत होगा, मतलब बहुत स्लोली आगे बढ़ेगा, तो फिर आपको एक कुछ इस टाइप से एंगल में रखना पड़ेगा, है ना। तो ये सबसे जो है स्लोप का फील ले सकते हो। फिर जैसे घर में जो सीढ़ी बनता है, तो ये मेरे घर का ही फ़ोटो है, तो इसको बेस मान सकते हो। तो इसके ऊपर ये जो स्लोप बन रहा है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो इसी का जो टेंजेंट ले लेते हैं उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, थीटा। और इसका जो टेंजेंट हम लोग लेते हैं tan ऑफ थीटा, उसको जो है हम लोग इसका स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसे ये मान लो कि मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो एंगल जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से मेजर करेंगे, तो ये थीटा बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये थीटा जो है ये आपका ज़ीरो से लेके पाई के बीच में लाई करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर मान लो कि ये इंक्रीज हो रहा है हो रहा है हो रहा है, तो ये थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा अगर लाइन यहाँ पर पहुँच गया। फिर अगर मान लो कि लाइन यहाँ पर है तो 90 से कुछ ज़्यादा होगा, ऐसे होते 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 मान लो कि 180 हो गया पूरा यहाँ पर स्ट्रेट। फिर उसके बाद अगर लाइन घूमेगा तब फिर से सेम ही लाइन हम लोग को मिल जाएगा, है ना। तो ज़ीरो से लेके पाई के बीच में, ठीक है, ज़ीरो को क्लोज्ड और फिर पाई जो है वो ओपन। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर पाइप बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग ज़ीरो भी कह सकते हैं क्योंकि वही ज़ीरो वाला लाइन वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से होगा। फिर स्लोप जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट ऑफ दिस, तो tan ऑफ थीटा। ठीक है, अब tan का ग्राफ कुछ इस टाइप से रहता है कि ये जो 90 डिग्री रहता है, ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो साइन 90 बाई कॉस 90, ठीक है, तो कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो सम नॉन ज़ीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो अनडिफाइंड होता है, तो टेंजेंट जो है ये जो भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है अनडिफाइंड होगा, है ना। तो 90 हो गया, फिर 270 हो गया, ये सब में अनडिफाइंड रहता है। तो मेन हम लोग का इंटरेस्ट कहाँ पर है, ज़ीरो से लेके 180 के बीच में कैसा बिहेव कर रहा है ना। क्योंकि ये हमारा एंगल जो है ज़ीरो से लेके 1 पाई के बीच में, तो ज़ीरो से लेके 180 के बीच में। तो इसमें क्या होगा कि ज़ीरो से लेके जैसे जैसे 90 की ओर जा रहा है वैसे वैसे स्लोप जो है बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये मान लो हमारा रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है, तो जीरो ये हो गया, तो स्लोप हमारा ज़ीरो है, तो tan और ज़ीरो ज़ीरो, फिर ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। फिर जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तब जो है स्लोप जो है अनडिफाइंड हम लोग बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा उसके बाद कि जब यहाँ पर आएगा तो फिर नेगेटिव हो गया ये, है ना, 90 से ज़्यादा हो गया, तो टेंजेंट जो हमारा नेगेटिव होता है यहाँ पर, तो नेगेटिव हो गया मैग्नीट्यूड वाइज लेकिन ज़्यादा है। फिर मैग्नीट्यूड वाइज घटते जाएगा मतलब मैग्नीट्यूड वाइज घटते जाएगा और नेगेटिव ये टुवर्ड्स ज़ीरो जाएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड ये घट रहा है घट रहा है घट रहा है टुवर्ड्स ज़ीरो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फील ले सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने कहीं पर मान लो तो ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया, फिर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है ये जो स्लोप है वो इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 0.577 मान लो 30 डिग्री पे, फिर यहाँ पर 1.73 60 डिग्री पे, फिर ऐसे होते होते 90 डिग्री पर जो है अनडिफाइंड, फिर उसके बाद नेगेटिव। ठीक है, फिर नेगेटिव में जो मैग्नीट्यूड इसका घटते जाएगा, है ना, तो घटते घटते फिर से जो है वापस ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग स्लोप के बारे में सोच सकते हैं। तो ज़ीरो से लेके 90 के बीच में अगर रहेगा एंगल तब फिर पॉजिटिव रहेगा, और अगर 90 से 180 के मतलब यहाँ पर रहेगा तब फिर ये जो है नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो हम लोग सोच सकते हैं, द एंगल से थीटा मेड बाय द लाइन एल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और ये यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो ज़ीरो से लेके 180 के बीच में। ठीक है, तो ज़ीरो से लेके पाई यहाँ पर ओपन। ठीक है, तो जैसे ये लाइन है मान लो, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा,
तो ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो स्लोप इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अनडिफाइंड बोलेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी ये सब कुछ होता नहीं है, मतलब अगर इन्फिनिटी बोलते हो तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी बस एक नोशन है कि जितना भी ज़्यादा नंबर सोच रहे हो उससे भी बड़ा नंबर, ठीक है। अगर मान लो इस टाइप का कुछ लाइन है, ठीक है, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पर, तो एंगल क्या बना रहा है, ज़ीरो, तो ज़ीरो हो जाएगा इसका, ठीक है, स्लोप भी। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे स्लोप को कैलकुलेट करना है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, ठीक है। तो आई होप ये सब आता होगा आपको, मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दिया है। तो इसमें मान लो कि एक पॉइंट है P(x1, y1), दूसरा पॉइंट है Q(x2, y2), ठीक है। तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप के लिए बस यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका x2 है, ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो tan थीटा जो है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप यही हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। या फिर इसको y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ये हमारा स्लोप हो गया जब 2 पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कब लाइंस पैरेलल होंगे, ठीक है। तो पैरेलल का क्या फंडा है कि ये दो लाइन अगर पैरेलल है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रेफरेंस है एक्स एक्सिस, तो ये जितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये पैरेलल है तो वो भी उतना ही एंगल बनाएगा, है ना। तो ये अगर अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो ये दूसरा जो इसके पैरेलल लाइन है वो भी उतना ही एंगल बनाएगा। तो अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू बीटा। तो अगर हम लोग tan लेते हैं दोनों साइड तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan बीटा, ठीक है। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होगा, ठीक है। और फिर अगर स्लोप इक्वल है, अगर मान लो m1 इक्वल टू m2 है, ठीक है, तब फिर क्या होगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा, है ना। अब ये जो भी हम लोग अल्फ़ा बीटा लिख रहे हैं तो ये 0 से लेके 180 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अगर tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा है तब फिर अल्फ़ा जो है बीटा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये 1:1 यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा है तो अल्फ़ा जो है बीटा के इक्वल ही होना चाहिए, है ना। बस इतने पर ध्यान दो, 0 से लेके 180 के बीच में, ठीक है। तो अगर tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा है तो अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो ये दोनों साइड होता है, मतलब कि अगर L1 पैरेलल है L2 के तो स्लोप इक्वल होना चाहिए, और अगर स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर का क्या फंडा है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है कि जैसे मान लो ये L1 लाइन है हमारा, तो ये मान लो कि एक्स एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर ये L2 लाइन है मेरा, मान लो कि ये यहाँ पर बीटा एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसके बीच में ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री है, ये बीटा है, तो ये एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, ये दोनों का सम, है ना। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 90 डिग्री। या फिर अगर वैसे नहीं सोचना है तो ये क्या है, ये अल्फ़ा है तो ये 180 माइनस अल्फ़ा होगा, तो 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180। तो वहाँ से भी ये आ जाएगा कि अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू बीटा प्लस 90, ठीक है। तो जैसे ये आ गए तो tan ले लो दोनों साइड, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan बीटा प्लस 90। अब tan 90 प्लस बीटा जो है माइनस कॉट बीटा होता है, ठीक है। ये अगर नहीं पता है तो यहीं पर याद कर लो, tan 90 प्लस बीटा जो है कॉट माइनस कॉट बीटा। तो m1 क्या हो जाएगा, माइनस कॉट बीटा, तो या फिर माइनस tan बीटा। tan बीटा को हम लोग m2 लिख सकते हैं, तो m1 इज इक्वल टू माइनस 1/m2, ठीक है। तो m1 इंटू m2 जो है -1। तो ये क्या है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एक लाइन का स्लोप मान लो m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 जो है -1 हो जाएगा, ठीक है। एंड रिवर्स में भी ये ट्रू है कि अगर m1 इंटू m2 -1 है तब फिर L1 जो है परपेंडिकुलर होगा L2 के, ठीक है। तो उसका प्रूफ देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो कि tan अल्फ़ा tan बीटा -1 होगा, तो tan अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, तो ये tan बीटा प्लस 90 और tan बीटा माइनस 90, तो यहाँ से मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा जो है 90 आ जाए। तो ये बस कहने का ये तात्पर्य है कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होगा, और फिर अगर m1 m2 -1 है तो फिर L1 L2 जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये सब काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग को कहीं पर भी वीडियो को पॉज करना होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से सुन सकते हो, या फिर
लेकिन साथ में जो है लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। और फिर हम लोग देखते हैं इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट सीधा कुछ एग्जांपल से देखते हैं। तो मान लो कि ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है 5,0 पर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट इसका क्या है 5। ठीक है, और लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, वो भी 5। और इस केस में क्या हो गया कि ये वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है 0,3 पर, तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया 3, और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट जो है वो भी 3। ठीक है, इस केस में क्या हो गया, एक्स एक्सिस को -5,0 पर कट कर रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -5, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट वो 5 हो जाएगा, और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर 3, और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट जो है वो 3। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस। मतलब कि एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी कट कर रहा है ये लाइन, तो उसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट क्या है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद वाई एक्सिस। तो जहाँ पर भी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वहाँ पर जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा वो जो है वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और जो भी ये लेंथ होगा वो हमारा लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये लाइन है हमारा यहाँ पर, तो ये -1,0, 0,-1, तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट क्या है -1, वाई इंटरसेप्ट क्या है -1, लेंथ क्या है 1, 1। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि इफ़ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन आर इक्वल देन द स्लोप विल बी 1 और -1। ठीक है, तो या फिर पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन आर इक्वल देन द स्लोप विल बी -1। तो इंटरसेप्ट अगर इक्वल है तो उस केस में क्या होगा कि लाइन मेरा कैसा होगा, तो, तो एक्स इंटरसेप्ट मान लो कि कुछ 5 है। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट भी 5 होना चाहिए, तो ये जो है लाइन इस टाइप से होगा। ठीक है, या फिर एक्स इंटरसेप्ट मान लो कि -3 है, तो वाई इंटरसेप्ट भी -3 होना पड़ेगा, तो लाइन जो है कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो अगर इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं, ठीक है, लेंथ नहीं बोल रहे हैं, इंटरसेप्ट्स अगर इक्वल है तब स्लोप जो है -1 ही होगा, है ना, वो इस टाइप से होगा। क्यों, क्योंकि ये अगर 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 135 डिग्री हो जाएगा, तो tan 135 डिग्री, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो है स्लोप -1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बोला गया है कि इफ़ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ अ लाइन आर इक्वल, ठीक है, तो इस केस में क्या है, लेंथ तो इक्वल है ही, है ना, तो यहाँ पर स्लोप क्या है -1। लेकिन लाइन इस टाइप से भी हो सकता है कि ये जो है ये 5 है लेंथ, और ये जो है ये भी 5 है ना, तो यहाँ पर भी जो है लेंथ इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है स्लोप 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंटरसेप्ट इक्वल हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, तो उसका मतलब क्या होगा, स्लोप मतलब लाइन जो है इसी टाइप का होगा, है ना। लेकिन अगर ये बोला गया कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल है, तब फिर या तो 1 हो सकता है या फिर -1, इस टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, एंड इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ एक्सेस देन इट्स स्लोप विल बी 1 और -1। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब यहाँ पर जितना एंगल बना रहा है यहाँ पर भी उतना एंगल बना रहा है। ठीक है, तब फिर हम लोग ये बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो इक्वेशन जैसे हम लोगों ने पहले ही बोल दिया, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है मान लो, है ना, ये हम लोग प्लेन में है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और ये मान लो कि हम लोग ये लाइन बोल रहे हैं कि ये हमारा लाइन है, इसका इक्वेशन लिखना है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स इसके ये लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो भी पॉइंट्स ये लाइन के बाहर लाई करते हैं वो जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, हाउ कैन वी से दैट अ गिवन पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन। For the equation of L, we wish to construct a statement or condition for the point P that is true when P is on L, otherwise false। ठीक है, तो यही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है फॉर्मली कि पॉइंट्स अगर इसके ऊपर लाई करता है तब फिर जो भी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, और अगर पॉइंट बाहर है लाइन के तब फिर वो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही जो है अलग अलग फॉर्म में हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं। तो पहले मान लो कि हमारे पास कुछ इस टाइप से बहुत ही सिंपल लाइंस, ये सब हम लोगों ने देख भी लिया था स्टार्टिंग में, फिर से एक बार देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस है या फिर वर्टिकल लाइंस है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या कि पहले तो इसी से स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उसके ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा।
तो 0,0 1,0 3,0 जो भी, तो इसका हम लोग एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लो कि मैं कोई भी यहाँ से a डिस्टेंस पर कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो मतलब ओरिजिन है ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 0,a होगा, है ना। ऐसे ही फिर मान लो कोई भी 2,a 3,a 4,a 5,a जो भी, तो ये लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सारे के y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नीचे ले लूँ a डिस्टेंस, ठीक है, तो इस केस में क्या हो, ये 0 है तो ये 0,-a होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही कोई भी 1,-a 2,-a 3,-a या फिर 5,-5,-a एंड सो ऑन, तो जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सबका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a। तो y इज इक्वल टू -a। अब ऐसे ही वर्टिकल ले ले, मान लो कि y एक्सिस है हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट जो वो सारा 0 होगा, है ना। 0,1 0,2 0,3 सो ऑन 0,-1। तो इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0। अब a डिस्टेंस पे मान लो इधर लिए राइट साइड में, तो फिर यहाँ पर मान लो कि मैंने इसको 2,0 बोल दिया, है ना। तो 2,1 2,2 2,3 सो ऑन, तो ये a है तो इसको मान लो a,0 बोल रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, है ना। ये a,0 होगा तो x जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सारे का x कोऑर्डिनेट जो होगा a होगा। ऐसे a डिस्टेंस लेफ्ट में ले लिए तो जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सबका x कोऑर्डिनेट जो होगा -a होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पासिंग थ्रू -2,3। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पैरेलल होना चाहिए एक्सिस के, तो एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, एक लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अब वाई एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारे लाइंस होंगे, मतलब यहाँ लाइन होगा, यहाँ लाइन, बहुत सारे लाइंस होंगे। अब ये क्या बोल रहा है, -2,3 से पास करना चाहिए, है ना, मतलब कि ये पॉइंट जो है इसके ऊपर लाई करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये मेरे को पता चल गया कि -2,3 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है डिस्टेंस मतलब ये लेंथ 2 होना चाहिए, तो ये जो है ये पॉइंट क्या होगा, -2,0, है ना। तो -2,1 -2,2 -2,3 -2, जो भी, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2, है ना, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो है इक्वेशन ये हो जाएगा। अगर इसका इक्वेशन लिखना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारे लाइन होंगे, लेकिन जो यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, तो -2,3, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3, है ना। तो ऐसे ही 1,3 2,3 3,3 जो भी, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3 होगा, तो y इक्वल टू 3, ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि वो पॉइंट x0, y0 से पास कर रहा है, और फिर इसका जो स्लोप है वो m है। ठीक है, तो ये जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि अगर एक ही पॉइंट दिया गया था तो इससे पास करने वाले बहुत सारे लाइंस बन जाएंगे, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन अगर मैंने स्लोप फिक्स कर दिया कि स्लोप जो है कुछ m होना चाहिए, तो फिर उसमें जो है लाइन फिक्स हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मान लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है जो कि ये पॉइंट से पास कर रहा है x0, y0, और इसका जो स्लोप है वो m है। तो इसका अगर इक्वेशन लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो। ठीक है, तो जनरल पॉइंट को मान लो मैंने x, y बोल दिया। तो जनरल पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं x y चेंज करते रहूँगा तो सारे पॉइंट्स जो हैं इसके ऊपर कवर हो जाएंगे, है ना। तो अगर x y ले लिया तो स्लोप इसका पता चले, स्लोप क्या होगा, y माइनस वाई नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना। तो दैट शुड बी इक्वल टू m। तो यहाँ से बस ये इक्वेशन आ गया, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट। बाद में हम लोग देखेंगे लोकस वगैरह कैसे निकालते हैं, उसमें h, k एज्यूम करके फिर x y रिप्लेस करते हैं, लेकिन अभी के लिए इस टाइप से सोच सकते हो कि x, y जनरल पॉइंट ले लिया, स्लोप मेरे को पता चल गया, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस विथ स्लोप दिस। तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो बस यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब ऐसे ही 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें 2 पॉइंट्स मेरे को दे दिया गया है कि लाइन जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास कर रहा है। तो मान लो कि एक पॉइंट ये हो गया P1 x1, y1, दूसरा पॉइंट ये हो गया P2 x2, y2। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी
मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन निकालना है ना, जो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक पॉइंट ले लिया यहाँ इसके ऊपर, ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं P और P1 को यूज़ करके अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, ठीक है, तो दैट शुड बी इक्वल टू, अगर मैं P2 और P को लेकर अगर स्लोप निकालूँ तो यहाँ पर स्लोप क्या आएगा, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। दिस शुड बी इक्वल टू, अगर मैं P1 P2 का ले लेता हूँ, ठीक है, तो y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने अभी जो बोला था कि x1 कमा y1 से पास कर रहा है, स्लोप जो है m है ना, तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये स्लोप यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, कि ये लाइन x1 कमा y1 से पास कर रहा है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू इसका जो भी स्लोप है, तो y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स x माइनस एक्स वन, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि y माइनस वाई टू इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स x माइनस एक्स टू, ठीक है। तो उस टाइप से भी जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ को लॉजिकली समझो, ठीक है, ये नहीं कि बैठ के रटने लग गए, तो लॉजिकली समझो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब और जो है समझ में आते रहेगा। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को कोई भी एक इंटरसेप्ट बता दिया गया है, ठीक है, मान लो कि वाई इंटरसेप्ट जो है बता दिया गया है, ठीक है, कि कुछ सी है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो जैसे ही ये पता चल गया कि वाई इंटरसेप्ट सी है, तो उसका मतलब क्या है, 0, C से जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा। अब 0, C से पास करने वाले तो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन्स है, तो स्लोप भी दिया रहेगा, है। तो स्लोप दिया गया है और फिर ये एक पॉइंट हो गया, तो बस अब लगा दो यहाँ पर कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस जीरो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या है, ये स्लोप है और ये जो है इंटरसेप्ट है, ठीक है। मतलब x को अगर 0 डालेंगे तो y इक्वल टू सी, है ना, तो 0, C। अब ऐसे ही मान लो कि x इंटरसेप्ट अगर दिया रहेगा, तो x इंटरसेप्ट मान लो, तो x इंटरसेप्ट दिया है तो मतलब क्या, d, 0 से पास कर रहा है और स्लोप जो इसका m है, तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस डी, तो y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस डी, ठीक है। तो जनरली बहुत सारी जगह इस फॉर्म को देखोगे, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमेशा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना है तो कैसे सोच सकते हैं, अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो उस केस में क्या होगा, x को 0 डाल देंगे तो y यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और अगर y को 0 डालोगे तो फिर x इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो y को 0 डालोगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, x को 0 डालोगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको बता दिया गया है कि x इंटरसेप्ट क्या है और फिर y इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट जैसे ही बोल दिया कि मान लो कुछ a है ना, तो इसका मतलब क्या है कि a, 0 से ये पास करना चाहिए, है ना। y इंटरसेप्ट अगर बोल दिया कि b है तो 0, B से पास करना चाहिए। तो बस 2 पॉइंट फॉर्म में अब लिख देंगे कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स2 माइनस एक्स वन टाइम्स x माइनस एक्स वन, है ना। तो इसी को अरेंज करोगे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, जिसमें कि ये जो है x इंटरसेप्ट है, कैसे समझ में आएगा, y को 0 डालो तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए, तो ये क्या हो गया x इंटरसेप्ट, x को 0 डालो तो y इज इक्वल टू बी, तो ये जो है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अगर x इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो इक्वेशन लिखना है तो x बाई -3 प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1, तो ये जो हमारा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो सेम ही इन्फॉर्मेशन को जो है, मतलब सेम ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बोला गया है, तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली बस समझो और फिर प्रैक्टिस करते जाओ। अब नेक्स्ट जो है वो है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या इसमें दिया रहता है कि हमारा मान लो ये लाइन है L, ठीक है। तो इस चीज़ में इंफॉर्मेशन क्या दिया रहता है कि ओरिजिन से इसके ऊपर मान लो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, मतलब ये जो ON है ये लेंथ दिया रहेगा स्मॉल p, ठीक है। और ये जो है हमारा ON, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वो दिया रहेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू स्ट्रेट लाइन इज p। तो ऑरिजिन से जो है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्टेंस जो है ये दिया रहेगा, और फिर ये जो भी हमारा परपेंडिकुलर है, ये जो ON है, ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, ठीक है, वो अल्फा वो दिया रहेगा। तो फिर हम लोग इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो जैसे ही अगर ये चीज़ दिया है तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है OAN, जिसमें कि ये 90 डिग्री है ना। तो अगर मेरे को ये निकालना है OA, ठीक है, तो कैसे सोच सकते हैं, कॉस अल्फ़ा क्या होगा,
बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बेस मतलब कि ये पी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस मतलब ओ ए, तो ओ ए क्या आ जाएगा, पी ए बाई कॉस अल्फ़ा, है ना। तो जैसे ही ओ ए आ गया तो ओ ए क्या इंटरसेप्ट है, तो ये क्या आ जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, पी बाई कॉस अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो, है ना। फिर अगर मेरे को ये निकालना है ओ बी, तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसको 90 डिग्री हम लोग ले सकते हैं। तो ये अगर अल्फ़ा है तो इसको हम लोग 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो गया तो कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हम लोग ले सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना। तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो पी डिवाइडेड बाई ओ बी। तो ओ बी क्या आ जाएगा, पी बाई साइन अल्फ़ा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो कॉमा पी बाई साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट मेरा क्या आ गया, पी बाई कॉस अल्फ़ा, वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया, पी बाई साइन अल्फ़ा। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, है ना। तो एक्स बाई पी कॉस अल्फ़ा, एक्स बाई पी बाई कॉस अल्फ़ा प्लस वाई बाई पी बाई साइन अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा ऊपर, साइन अल्फ़ा ऊपर, फिर पी इधर, तो एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो ये इसको जो है नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है अल्फ़ा जो है वो हमारा ज़ीरो से लेके 2 पाई तक लाई कर सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे लाइन कुछ इस टाइप से, सॉरी, तो लाइन मान लो कि यहाँ पर दिखाया है तो कुछ इस टाइप से रहेगा। फिर मान लो कि लाइन मेरा कुछ इस टाइप से रहता, ठीक है। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप देंगे तो ये होगा। तो इस केस में जो है हम लोग ये वाला एंगल को मेज़र करेंगे, ठीक है। तो इसी को जो है यहाँ पर दिखाया गया है ना, कि अगर लाइन यहाँ पर है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप जाएगा तो ये ओमेगा मेजर होगा। अगर लाइन यहाँ पर है तो फिर यहाँ से मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ जाएगा तो ये वाला एंगल मेज़र करेंगे। फिर यहाँ पर अगर लाइन है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप जाएगा तो ये एंगल, फिर यहाँ पर है तो ये एंगल। तो ओमेगा जो है 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और फिर ये जो राइट साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है, और इसको बोला गया है कि या फिर हाँ मतलब इसको हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ए एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर बी वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो डिवाइड कर रहे हैं या तो हम लोग प्लस स्क्वायर रूट दिस से डिवाइड करेंगे या फिर माइनस, है ना। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे प्लस या माइनस, तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर अगर नेगेटिव टर्म है तब फिर नेगेटिव से डिवाइड कर दो ताकि इधर पॉजिटिव आ जाए, है ना। और अगर पॉजिटिव टर्म है तब फिर पॉजिटिव से डिवाइड कर देंगे। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर लेते हैं हम लोग ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो जो है वो 1 आ जाएगा, है ना। तो ये अगर कॉस अल्फ़ा बोलोगे या कॉस ओमेगा बोलोगे तो ये जो है साइन ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर मैंने लिखा है। और इसको अगर एज अ एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो मान लो कि हमारे पास ये दिया गया है √3x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नॉर्मल फॉर्म में हम लोग को लेके जाना है, या फिर बोल दिया गया कि ओरिजिन से जो है डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो एक तरीका ये है निकालने का, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -8, है ना। अब हम लोग को क्या करना है कि डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 प्लस फिर इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, है ना। तो 2 से मेरे को डिवाइड करना है, लेकिन +2 से डिवाइड करना है या -2 डिवाइड करना है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर -8 है तो हम लोग -2 से डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो ये एक हो गया -√3/2 टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई -2 इज इक्वल टू 4। तो इस केस में क्या हो गया, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4 हो गया, ठीक है। और कॉस अल्फ़ा इसमें क्या होगा कि कॉस अल्फ़ा जो है -√3/2, ठीक
ठीक है, और साइन अल्फ़ा जो है वो -1/2। ठीक है, तो इस केस में अगर देखोगे कि एंगल कितना बन रहा है, तो ये जो है √3x + y + 8 इज इक्वल टू 0। देखना पड़ेगा कि लाइन जो है कहाँ पर लाई कर रहा है। तो अगर मैं x को जो है, अगर मैं x को 0 डाल देता हूँ, ठीक है, तो y क्या आएगा -8। ठीक है, तो 0, -8, तो मान लो कि यहाँ पर कहीं इंटरसेप्ट बन रहा है। फिर अगर मैं y को 0 डाल दूँ तो x क्या आ जाएगा -8/√3। ठीक है, तो इधर कहीं पर आएगा, तो लाइन जो है कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये एंगल जो हो जाएगा ये 210 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में मतलब 210 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन का, अगर मेरा ट्रिगोनोमेट्री का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग इस टाइप से मेजर करते हैं कि ये बॉल जो है कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो बॉल अगर यहाँ पर लाई करेगा, है ना, तो फिर ये क्या होगा, ये साइन का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगा। या फिर इसको ग्राफ से भी सोच सकते हो कि साइन का ग्राफ अगर इस टाइप से है, ठीक है, तो अगर हम लोग -1/2 बोल रहे हैं, ठीक है, तो या तो ये एंगल या फिर ये एंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 0, ये हमारा 90, ये 180, फिर उसके बाद 0, 90, 180, फिर 270 और फिर 360, है ना। तो 0, ये हमारा 90, ये हमारा 180, फिर ये 270 और फिर ये 360। तो ये 180 से लेकर 270 के बीच में लाई करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो 210 डिग्री। ठीक है, तो ये सब जो है ट्रिगोनोमेट्री वाला जो वीडियो है वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, किस टाइप से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब लास्ट में जो है हमारे पास एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जनरल फॉर्म हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर स्ट्रेट लाइन का हमारे पास लीनियर इक्वेशन है या फिर एक्स वाई में हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो फिर वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो अगर जनरल फॉर्म में मतलब क्या कि ax + by + c = 0, इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन है, तो फिर ये जो है ये एक जनरल जो है हमारा, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ से जो हम लोग अलग जो भी फॉर्म अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे फॉर्म में हम लोग जा सकते हैं। तो अगर मान लो y = mx + c वाले में जाना है, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि ये सारे चीज़ को इधर लेके जाओ, -ax -c b से डिवाइड कर दो, तो -a/b टाइम्स x + -c/b, तो y = mx + c आ गया, है ना। तो ये हमारा स्लोप हो गया, ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से दिया रहता है y = मतलब ax + by + c = 0, तो दिमाग में सीधा क्या सोच सकते हो, -a/b जो है वो स्लोप हो जाएगा। ठीक है, फिर -c/b जो y इंटरसेप्ट। तो जब भी y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 डाल दो। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा -c/b, तो वो जो हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 डाल दो, तो फिर -c/a वो जो हमारा x इंटरसेप्ट आ जाएगा, और स्लोप जो है सीधा -a/b। ठीक है, तो स्लोप क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या आएगा कि x को 0 डाल दो तो -c/b, है ना। x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा कि y को 0 डाल दो तो -c/a। ठीक है, तो अगर 2x + 3y + 5 = 0, तो स्लोप क्या होगा -2/3। ठीक है, y इंटरसेप्ट निकालना है, x को 0 डाल दो तो -5/3। x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 डाल दो तो -5/2। ठीक है, या फिर इसको x/a + y/b के फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, मतलब x/x इंटरसेप्ट + y/y इंटरसेप्ट = 1। तो ax + by = -c, तो -c से डिवाइड कर दो दोनों साइड, फिर a को नीचे इस टाइप से लिख देंगे, तो वहाँ से भी सेम चीज़ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोगों ने पहले भी देखा था, तो उसमें क्या था कि अगर हमारे पास एक लाइन है L1, ठीक है, इसका स्लोप है मान लो m1, दूसरा लाइन है L2, इसका स्लोप है m2, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। तो ये दोनों अगर पैरेलल है, तो ये अगर थीटा बना रहा है यहाँ पर, तो ये भी थीटा बनाएगा। तो अगर पैरेलल है तब फिर क्या हो जाएगा, tan ऑफ दिस एंगल शुड बी इक्वल टू tan ऑफ दिस, मतलब स्लोप जो है इक्वल हो जाएगा, m1 = m2। और अगर m1 = m2 है तब फिर दोनों लाइन्स जो है वो पैरेलल होंगे। फिर परपेंडिकुलर में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक यहाँ पर हमारा लाइन है जिसका स्लोप m1 है, दूसरा लाइन है जिसका स्लोप m2 है,
तब फिर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो M1 M2 जो है -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर थीटा ये 90 है तो फिर ये 90 प्लस थीटा होगा। तो M1 अगर tan थीटा है तो M2 क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा, या फिर माइनस कॉट थीटा, या फिर -1/M1। तो M1 M2 जो है -1 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर एक लाइन है जिसका कि स्लोप m है और इसका परपेंडिकुलर हम लोग कोई भी एक लाइन ले रहे हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m, है ना। और अगर ये लाइन है जिसका स्लोप m है और इसका पैरेलल हम लोग कोई एक लाइन ले रहे हैं, तो इसका भी स्लोप m होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक जो है कुछ भी लाइन दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 लेट्स से, तो ये हमारा एक लाइन है। अब इसके पैरेलल में अगर मेरे को कोई भी लिखना है तो पैरेलल में क्या होगा कि स्लोप, तो देखो ये लाइन का स्लोप क्या है, -a/b, है ना। तो जो भी लाइन पैरेलल होगा उसका भी स्लोप वही होना चाहिए, -a/b। तो इतना तो फिक्स हो गया कि ax प्लस बी वाई ही होना चाहिए। और फिर अब क्योंकि ये डिफरेंट लाइन है तो फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज हो जाएगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, है ना। तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा वैसे वैसे हमारा और यहाँ पर जितने भी पैरेलल लाइन्स है वो मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन L इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका जो भी पैरेलल होगा लाइन उसका भी हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको मैंने k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के लैम्डा इक्वल टू 0, इस टाइप से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर मान लो ये लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर दूसरा लाइन लिखा हुआ है 4x प्लस 6y प्लस लेट्स से 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में भी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -2/3। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -4/6, तो वो भी -2/3 है। तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो अगर 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसका पैरेलल अगर लिखना है तो 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और हमेशा ये क्या सोचना है कि अगर मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और फिर ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, दो लाइन से पैरेलल हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो है प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2, है ना। कैसे लिख सकते हैं कि ये पहला लाइन का स्लोप क्या होगा, -a1/b1, दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, -a2/b2, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2। ठीक है, उस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं। अब परपेंडिकुलर का क्या फंडा है, तो अगर मेरे पास ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, तो इसका स्लोप क्या है, -a/b। तो इसका जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप क्या होना चाहिए, b/a, है ना, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो b/a किसका होगा, तो अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तब फिर bx माइनस ए वाई अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -b/-a, तो वो b/a हो जाएगा। तो bx माइनस ए वाई प्लस फिर सम कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है तो फिर इसका परपेंडिकुलर हम लोग किसको लिख सकते हैं, 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर क्या है कि अगर इस टाइप से हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि -a1/b1, मतलब इसका स्लोप शुड बी इक्वल टू -1/ इसका स्लोप, तो -a2/b2, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये माइनस और माइनस कैंसिल मान लो, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाने दो। तो ये सब खुद से करते जाओ तब फिर समझ में आएगा, है ना। ये नहीं कि बस सुनते जा रहे हो, वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, तब फिर समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू b2/a2। तो इस केस में क्या होगा, -a1/a2 b1/b2, तो a1/a2 प्लस b1/b2 जो है हम लोग 0 बोल सकते हैं, है ना। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तब फिर ये a1/a2 प्लस b1/b2 जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है काफ़ी सारे जगह काम आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन।
तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये जो है पैरामेट्रिक फॉर्म जो है काफ़ी यूज़ आएगा आगे भी, जब हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, एलिप्स, हाइपरबोला, जो ये सब सारा चीज़ जो पढ़ेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म काफ़ी यूज़ आएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है कि हम लोग एक नया पैरामीटर जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली कुछ ज़्यादा नया नहीं हो रहा है, बस हो क्या रहा है कि हम लोग रादर देन कि इक्वेशंस, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बढ़ाएं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बढ़ाएं, तो हम लोग उसको कम करें। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन मान लो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट मानना है मेरे को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स वन कमा वाई वन मानो, है ना। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो वो एक इक्वेशन वन आ जाएगा। फिर ऐसे ही मान लो, अब वो एक्स वन कमा वाई वन से पास करने वाले तो बहुत सारे लाइंस होंगे, फिर एक कोई कंडीशन दिया रहेगा और एक तो एक्स वन वाई वन में और एक कोई एक कंडीशन आ जाएगा, है ना। तो वहाँ से जो हम लोग फिर स्ट्रेट लाइन को सॉल्व, या फिर वो एक्स वन वाई वन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वो स्ट्रेट लाइन आ सकता है इस टाइप से। तो रादर देन कि एक्स वन वाई वन नया दो वेरिएबल्स लाएं, उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने मान लो कि एक जो भी ये जो पॉइंट है, जनरल पॉइंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट को मान लो कि मैंने टी बोल दिया। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर टी बोल दिया एक्स कोऑर्डिनेट को, तो क्या होगा, ए टी प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए टी प्लस सी बाई बी, है ना। तो हम लोग कोई भी जनरल पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, टी कॉमा माइनस ऑफ ए टी प्लस सी बाई बी। ठीक है, तो ये करने से क्या फ़ायदा हो गया कि अब जो भी और एक कंडीशन दिया रहेगा, जो भी चीज़ सेटिस्फाई करना रहेगा, तो उसमें बस हम लोग ये पॉइंट को डाल देंगे और फिर वो जो है वहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो वहाँ से सीधा हम लोग को ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस हम लोग जो प्रैक्टिकल हम लोग का यूज़ है करने का, तो उसको जो है हम लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक पैरामीटर है, मतलब कि हम लोगों ने x के जगह पर t डाल दिया तो y का जो भी कोऑर्डिनेट आ गया, या फिर y के जगह पर भी t डाल सकते थे, x कुछ भी आ सकता था यहाँ पर, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर क्यों बोल रहे हैं, पैरामीटर यहाँ पर t है ना। अगर लाइन दिया हुआ है तो a b c ये सब तो फिक्स्ड है, और t जो है पैरामीटर है, तो t को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ये सारे पॉइंट्स जितने लाइन पर हैं वो सारे कवर होते जाएंगे, है ना। तो एक सीधा एग्जाम्पल देखते हैं तब और समझ में आएगा। तो मान लो कि ये लाइन है, अ लाइन एल। तो और एक क्या चीज़ कहना चाहता हूँ कि पैरामीटर लेना ज़रूरी नहीं रहता है, पैरामीटर नहीं भी लोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर लेते हो तब फिर थोड़ा और अच्छे से जो है सॉल्व हो जाएगा, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन नीट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहे हो, लाइन एल थ्रू द पॉइंट पी टू कमा वन। ठीक है, तो एक कोई भी पॉइंट है, मान लो टू कमा वन, है ना, पी टू कमा वन। तो एक इससे कोई भी एक लाइन पास कर रहा है, मान लो लाइन एल। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करता है लाइन एल वन को एट ए। तो मान लो कि ये लाइन एल वन है, ठीक है, और जो भी इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, और फिर ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, फिर लाइन एल टू को भी इंटरसेक्ट करता है, तो लाइन एल टू मान लो इधर कहीं पर है, लाइन एल टू इधर है, और फिर ये जो पॉइंट है ये बी है। ठीक है, तो P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो टू इज टू थ्री। तो ए बी को अगर डिवाइड करता है तो ये जो टू होगा ये थ्री होगा, है ना। देन फाइंड द लाइन L। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन L है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ट्राई करो खुद से करने का, कैसे करोगे, फिर हम लोग जो है इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इस केस में क्या है कि अ लाइन एल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी टू कमा वन। तो मान लो टू कमा वन यहाँ पर कहीं है और ये लाइन जो है इससे पास कर रहा है, ये इंटरसेक्ट करता है ये लाइन एल वन को टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, और फिर ये लाइन एल टू को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एल टू जो ये एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और फिर पी बोल रहा है कि इसको टू इज टू थ्री के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन एल को कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये करने का अलग अलग तरीका होता है, तो पूरा जो कोऑर्डिनेट में देखोगे कि सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होगा, उसी में कोई जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा कोई मेथड से, कोई मेथड से बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो है मैं दिखाना चाहता हूँ जो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म लिया है उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर मेरे को लाइन एल का इक्वेशन चाहिए तो एक पॉइंट तो मेरे को मिल गया है, तो या तो पॉइंट बी या तो पॉइंट ए कोई भी एक मिल जाए मेरे को, तो फिर हम लोग को लाइन एल का इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। तो कोई भी पॉइंट कैसे मिलेगा, तो मान लो कि ये पॉइंट बी है, तो ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो मान लो ये पॉइंट बी को मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यहीं पर आता है कि बी को जो है हम लोग या तो कुछ
x1, y1 एज्यूम कर सकते हैं, है ना। फिर x1, y1 में यहाँ पर इक्वेशन लिखा, फिर इधर से कुछ इक्वेशन लिखा, उसको सेटिस्फाई करा, उसको सॉल्व किया। या फिर हम लोग वेरिएबल्स को कम करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं। तो मान लो कि मैंने ये जो लाइन है इसके ऊपर मतलब x कोऑर्डिनेट जो है b का, मान लो कि मैंने कोई t बोल दिया है। तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट t है तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, t+6/2, है ना। तो ये पॉइंट को मैंने बोल दिया t,t+6/2। अब जैसे b मैंने बोल दिया इस फॉर्म में, तो हम लोग a को लिख सकते हैं, है ना। a को कैसे लिखेंगे कि अगर ये a है, ये p है, ये b है ना, और p जो है 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पर फिर से ऑप्शन क्या है कि या तो a को लिखो कुछ h, k, है ना, फिर 2 को लिखो उस हिसाब से कि 2 टाइम्स दिस प्लस 3 टाइम्स वो h डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, है ना, उस हिसाब से लिख सकते हो। फिर h को सॉल्व करो t के टर्म्स में, वैसे लिख सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो a है, ये जो pb है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स पी बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:5, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका p का सोच सकते हो कि 2 यूनिट डिस्टेंस है और फिर इसका b तक जो है 5 यूनिट का डिस्टेंस है ना। तो हम लोग सीधा इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन को जो है वो कम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि a जो है p b को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:5 के रेशियो में, तो a का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स दिस, है ना, 2 टाइम्स t माइनस 5 टाइम्स दिस, ठीक है। या फिर 5 टाइम्स दिस माइनस 2 टाइम्स दिस डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, ठीक है। उसी को यहाँ पर लिखा है। फिर 5 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स दिस डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, ठीक है। तो हमेशा इस टाइप से सोचना है कि जैसे 2 जो है p के साथ है तो ये इसके साथ जाएगा, है ना, ये b के साथ है तो फिर ये इसके साथ, तो 5 टाइम्स 2 माइनस 2 टाइम्स दिस डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। तो इस हिसाब से जो हम लोग a को डायरेक्टली लिख सकते हैं t के टर्म्स में, ठीक है। अब जैसे a आ गया मेरे पास यहाँ पर t के टर्म्स में, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, a इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो a को जो है यहाँ पर डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दिया तो फिर 2 टाइम्स दिस, फिर माइनस दिस प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से t सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे t आ गया तो मेरे पास b का कोऑर्डिनेट आ गया, तो b का कोऑर्डिनेट आ गया तो फिर मेरे को p पता है, फिर b पता है, तो फिर इसको जो है हम लोगों ने इसका लाइन का इक्वेशन जो भी आएगा इसको यहाँ पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से दिखाने का एम यही था कि सेम क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो वो अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जो है वो सॉल्व मतलब उतना जो है और अच्छे से करते रहोगे। तो ये काफ़ी बार यूज़ होता है कि इस टाइप से अगर p का पॉइंट पता है, ठीक है, कि 2:3 के रेशियो में जो है इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, फिर a का निकालना है ना। तो इंस्टेड ऑफ कि इसका h, k मानो फिर इसको सॉल्व करो यहाँ से, तो सीधा क्या बोलो कि a जो है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:5 के रेशियो में, है ना, और फिर वहाँ से जो है इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। उस हिसाब से सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट मान लो ये क्वेश्चन है कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम a 2,1 टू दिस लाइन x+2y+8=0। तो ये लाइन दिया हुआ है x+2y+8=0 और फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है b का, ठीक है। तो इसका करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो जैसे ये x+2y+8=0 है ना, तो फिर इसका स्लोप मेरे को पता है, तो ये ए बी परपेंडिकुलर है तो ए बी का स्लोप मेरे को पता चल जाएगा -1 इसका जो भी स्लोप है, ठीक है। फिर यहाँ से पास कर रहा है तो फिर हम लोग स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ से बी आ जाएगा। तो वो एक करने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको जो है कोई भी हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में अज्यूम कर लेते, तो बी को मान लो टी है तो इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो एक्स अगर टी है तो वाई आ जाएगा मेरे पास, है ना, -t+8/2। तो बी जैसे ही आ गया तो फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि या तो ए बी का स्लोप यहाँ पर निकालो, है ना, कि इसका जितना भी स्लोप है तो -1 वो करके स्लोप निकालो, फिर इसका करके स्लोप निकालो और फिर वहाँ से इक्वेट कर दो, टी का वैल्यू आ जाएगा। या फिर उस
और क्या कर सकते हैं कि x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो फिर इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन का हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इसका स्लोप क्या है -1/2, तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर का 2 होना चाहिए। तो फिर अगर x प्लस 2y है तो फिर इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस सम लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया और फिर माइनस लगा दिया है ना, तो इसका क्या होगा -1/2 होगा, इसका 2 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब क्योंकि ये इसके ऊपर लाई कर रहा है तो फिर सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 4 -1 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन मेरे पास आ गया ए बी का 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो या तो फिर दोनों को सॉल्व करो, इसका कोऑर्डिनेट निकालो, या फिर बी का कोऑर्डिनेट ये है तो इसको जो है यहाँ पर डाल दो, है ना। यहाँ पर डाल दोगे तो टी को यहाँ से टी को सॉल्व करोगे तो टी आ जाएगा, फिर टी को यहाँ पर वापस डाल दिया तो बी का जो है कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो इसको जो है हम लोग आगे देखेंगे।